प्लीज। सर उस दिन मीटिंग हुई थी ना सर, हाँ। कुछ पॉइंट्स पॉइंट्स रखे थे सर, उसका कुछ अभी तक रिप्लाई नहीं आया सर। किसका? सर फीस के रिगार्डिंग, और सर वो बाकी भी पॉइंट्स थे सर। वो आप कमलेश परिहार सर से पूछ लीजिए जरा। ठीक है। ओके। हाँ ओके। हाँ। Today we will discuss about the classification of sedimentary rocks, as well as already a few parts of this section have been covered in the part of texture of the sedimentary rocks, because texture is directly converted into the material grain size. Therefore, in that particularly section, we have acquainted about the clastic rocks and non-clastic rocks and fabrics. But in this section, in the classification of sedimentary rocks, we will go widely and studied about the classification of sedimentary rocks. So, what is the basics of sedimentary rocks classification? Sedimentary rocks are classified based on how they are formed and on the size of the sediments. If they are clastics, clastics means what? Anyone? Clastics means, what do you understand by clastics? Anyone? I am asking. सर प्लास्टिक। हाँ, क्लास्टिक मीनिंग आपको बताना है। क्लास्टिक मीनिंग सर जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो। जिस मटेरियल की यस सर। एक plastics means the rock which have to be converted into the fragment. आप can say टुकड़ा, है ना? कभी भी हम किसी रॉक को अगर टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा, चट्टान के रूप में क्यों ना। राइट? फिर से एक बार, क्लास्टिक रॉक्स मीन्स a material which have to be converted into the fragment, although that particularly whole mass of material should be strata. अगर पूरा का पूरा मास जो है मटेरियल का स्ट्रेटा, रॉक से स्ट्रेटा क्यों ना हो, अगर वो कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉगमेंट में, फ्रॉगमेंट मतलब छोटे छोटे पीसेज में, तो वो क्लास्टिक मटेरियल कहलाएंगे या क्लास्टिक कहलाएंगे। ठीक है? And non-clastic means itself understood that will be not converted into the fragments. So on the basis of clastics, this will be convert into the uh, those two sections, clastic and non-clastics. And the sedimentary rocks generally, uh, maximum sedimentary rocks covered into the clastic rocks in India. Non-clastic rocks have been subdivided into the chemically formed rocks and organic deposits. Chemically formed rocks means chemical deposition से बने हुए हो, और सेकंड है ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, इट मींस वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए हो। क्लास्टिक रॉक्स,
The word clastic is also commonly used to describe sediments or sedimentary rocks composed of fragments. बता रहा था जैसा कि fragments मतलब होता है detritus और detritus मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े। जैसे हम ब्रेड का पैकेट देखते हैं ना, तो ब्रेड का पैकेट को धीरे धीरे खाइए और 2 दिन में खत्म कीजिए, उसमें से पीस को निकाल के उसके स्लाइस को निकाल के लास्ट में देखेंगे जब ब्रेड खत्म हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े उसके पैकेट में बचे पड़े रहते हैं। दैट विल बी नोन एज फ्रैगमेंट्स, दैट विल बी नोन एज डेट्रिटस। ठीक, वो क्यों हुआ ऐसे? आपने उसको निकालने के बाद 2 स्लाइस लिया, 2 स्लाइस लेने के बाद फिर से पैक किया, इसमें जो एक्सटीरियर एक्टिविटी हुई उसके साथ अनचाहे तरीके से उसको एक प्रेशर क्रिएट हुआ उसके ऊपर, उसके कारण उसका जो सॉफ्ट पार्ट था वो धीरे धीरे अलग होने लगा था, है ना। The word clast means rock fragment. Example: gravel, conglomerate, sandstone, breccia, grave, carco, siltstone, mud rocks, etc. मैं इस एग्जाम्पल को इसीलिए लिखा हूं ताकि आपको लगे कि होता क्या है आखिर, ऐसा क्लास्टिक रॉक्स का एग्जाम्पल भी तो जाने। तो ग्रेवल अभी पढ़ेंगे, ग्रेवल किस चीज को कहते हैं, कांग्लोमरेट्स किसको कहते हैं, सैंडस्टोन्स कब कहेंगे, क्योंकि क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ सैंड पार्टिकल साइज। ठीक, लिखा है ना, दीज आर क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज एज फॉलोज। अब देखिए यहां पर आ गया है ये, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलें ताकि आपको थोड़ा सा ठीक दिखे। अच्छा देखिए, अब आप देखेंगे इसको, क्लास्टिक साइज क्लास, और फाइनली जो कॉलम है वो सेडिमेंट रॉक नेम कहलाता है। Whenever any clastic material have less than 256 mm in diameter, that size known as boulders. Whenever whenever any material is to be greater than 256 mm, that will be known as boulder, and followed by 64 mm to 256 mm, that will be known as cobbles. Remind one thing, that will be the diameter, in diameter, not radius. So whenever any materials that diameter should nearer about 256 or more than 256 mm, that will be known as boulders. अब ये वहां पर हमें ये जानने की दरकार नहीं होगी कि उस बोल्डर में क्या है क्या नहीं है। अगर वो रॉक्स का एक पीस है इसका मतलब वो बोल्डर ही कहलाएगा। बस इतना याद रखना चाहिए कि वो सेडिमेंट्री रॉक हो, है ना, तब उसको बोल्डर कह सकते हैं। इग्नियस रॉक्स के पीसेस होंगे तो उसको बोल्डर टर्मिनोलॉजी नहीं कहेंगे। तो 64 टू 256 mm कोबल्स, 4 से 64 mm पेबल्स, 2 से 4 ग्रेनुअल्स, 1 to ये याद करने की चीज है। ये जो आपको मैं बता रहा हूं इतना को अगर आप याद कर लिए तो फिर इधर दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखिए इसी को कह रहा है कि ये पूरा पार्ट सेडिमेंट कहलाता है जो कि ग्रेवल रॉक के रूप में आता है, जिसको हम कांग्लोमरेट कहेंगे। तो दिस ग्रुप इज नोन एज कांग्लोमरेट, है ना। कांग्लोमरेट एक नॉमेनक्लेचर दिया गया है, और जहां कहीं पर भी अगर किसी रॉक फ्रैगमेंट में ये सब चीज दिखे, मतलब बहुत बड़ा चट्टान हो, उसमें बोल्डर भी पाया जाए, कोबल भी पाया जाए, पेबल भी साइज पाया जाए और ग्रेनुअल साइज भी पाया जाए, तो जरूरी नहीं है कि चारों मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 3 मिले, हो सकता है चारों मिल जाए, तो उसको कांग्लोमरेट कहेंगे। ठीक उसी तरह से उस सेडिमेंट को क्या कहेंगे जिसमें ये पांचों आ जाए, 1 2 3 4 5, यानी वेरी फाइन सैंड से लेकर के वेरी कोर्स सैंड तक, वेरी फाइन सैंड से लेकर वेरी कोर्स फाइन सैंड तक, ये 5 सेगमेंट बनते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन 1 मिलीमीटर डायमीटर से स्टार्ट होकर के 0.125 मिलीमीटर तक जाती है, और वो सैंड रॉक कहलाते हैं, जिसको हम बाद में जब बनता है वो सेडिमेंट होकर के, तो सेडिमेंट क्या कहते हैं, सैंडस्टोन कहते हैं। और उससे भी फाइन हुआ तो वो सिल्ट और क्ले कहलाएगा। आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जेई का एग्जाम हो,
चाहे एससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, चाहे गेट एग्जामिनेशन हो, हर लाइन पर आपको एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव मिलते चले जाएंगे। इसमें तो जितना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रहेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन, तो यू विल डेफिनेटली अप्रोच, डेफिनेटली राइट अप्रोच ऑन द वे। ठीक। और इसके बाद उसका एग्जाम्पल, जैसे ग्रेवल, ये देखिए ग्रेवल, ग्रेवल में क्या कहा गया था, एक बार फिर से हम जाते हैं। ग्रेवल को अगर 10.7 का डायग्राम देखिए, ग्रेवल में हमने क्या कहा था, फिर से जाते हैं वापस और देखते हैं कि ये ग्रेवल कब कहलाया था। ग्रेवल इस कंडीशन में कहलाया था, और ये होनी चाहिए उसकी डायमीटर की कैपेसिटी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही है ग्रेवल। ठीक। और कांग्लोमरेट को भी हमने उसी ट्रैक पे लिया था, कांग्लोमरेट कहा था, तो उसके लिए भी हम अगर आते हैं, सॉरी, उसके लिए हम आते हैं, कांग्लोमरेट कहा था, तो कांग्लोमरेट को भी कवर करता है ये डायग्राम। ये देखिए बड़ा 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 इसका डायमीटर दिख रहा है। सैंड, सॉरी, ये भी कांग्लोमरेट है देखिए, और ये ब्रेसिया, ये सारे के सारे उस एग्जाम्पल में आए थे। ब्रेसिया आपने पढ़ा था ना, ये देखिए ब्रेसिया, ये ठीक, ब्रेसिया देख पाए थे कि नहीं, ये ब्रेसिया, ये वाला, ये ब्रेसिया है। तो इसके बाद ये भी सैंड, सैंडस्टोन, सैंड देखिए कैसे एकदम डिपॉजिट फाइन दिख रहा है, एकदम डिपोजिशन के रूप में दिख रहा है। सैंडस्टोन इसके डिपोजिशन होने के बाद ऐसा बनता है। सैंड कहीं लाखों साल तक कहीं डिपॉजिट होता चला जाए तो इस तरीके से बाद में दिखेगा। अब आप समझ गए होंगे कि सैंडस्टोन को पानी का गुड इंडिकेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि सैंड जहां पर होते हैं वहां नदियां थी पहले, आज से लाखों साल पहले, और नदियां थी तो यहां पर सैंड था। बाद में क्लाइमेटिक चेंज होते 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 और डिपोजिशन के टेम्परेचर पाते पाते ये इस तरीके से हो गए। अब इस तरीके से हो गए तो इसको हम सैंडस्टोन कहते हैं आज के दिन में, है ना। और ये भी देखिए 3 काइंड्स ऑफ सैंडस्टोन, आर्कोज, क्वार्ट्ज सैंडस्टोन एंड ग्रेवेक, ये नाम है। आप लोग को उतना जानने की इसमें जरूरत नहीं है। आप लोग इतना जानिए कि सैंडस्टोन की इंपॉर्टेंस क्या है ना। ये आर्कोज, आर्कोज ना बहुत ही सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। अगर आप आपस में ही इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे छोड़ देंगे ना तो टूट जाएगा, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाते हैं वो। ठीक है। अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात कहें, है ना, जहां पर कांग्लोमरेट मिलेंगे, ठीक, वहां पर पानी की कमी पाई जाएगी। जहां पर सैंडस्टोन मिलेंगे वहां पर पानी की अधिकता इसके अपेक्षा रहेगी, कांग्लोमरेट पाए जाने वाली जगह की अपेक्षा। एक बार फिर से, जहां कहीं पर भी कांग्लोमरेट पाया जाएगा वहां पानी की कमी, उपलब्धता कम रहेगी बनिस्बत की यहां पर जो मिलेगा पानी सैंडस्टोन की जगह पर। तो सैंडस्टोन की जगह पर पानी की मात्रा अधिक अधिक रहेगी कांग्लोमरेट के पाए जाने वाली जगह की तुलना में, और यहां पर मैक्सिमम वाटर मिलेगा सिल्ट और क्ले जहां पर है। ठीक है। तो ये इसका इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हुआ कि व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन। मैं अगर कभी पढ़ाते पढ़ाते अगर ये भूल जाऊं कि उसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो आप मुझे याद दिला दिया कीजिए, सर इसका इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स क्या है, बस इतना बस बोल दीजिएगा, मैं आपको अटेंशन होके फिर से बता दूंगा। अब इसके बाद आता है नॉन क्लास्टिक रॉक्स। क्लास्टिक रॉक क्या था, कोई बताएगा? The material which is to be converted into the fragments. So the small. वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोल रहा था अभी? Mayank. गुड। हाँ, जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो आप जब बोलते हैं तो आपका ना ये दिखाई नहीं देता हमें कि कौन बोल रहा है, इसलिए मैं पूछा। हाँ, द टर्म non-clastic refers to sediments
or sedimentary rocks composed of materials produced by biological activity. ये biological activity क्या है? वो है skeletal material. Skeletal means जीव जंतुओं का फॉसिल, है ना, जीव जंतुओं का फॉसिल. Respiration and excretion and sediments precipitate from water. The latter are also called chemical sedimentary rocks. तो सेडिमेंट्री केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों कहलाया भाई? कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा? सर क्योंकि ये नॉन प्लास्टिक रॉक्स है और इनको इजीली फ्रेगमेंट्स में कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता और सिर्फ केमिकल्स के थ्रू ही हो सकता है, इसलिए इसे केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहा गया है. क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सबसे बढ़िया बात आपने जो कही वो ये कही, बिल्कुल यार, आपके लिए ना एक टॉफी और एक पेन सुरक्षित हो गया. आप आज 2 बच्चों को तो और दिया जा चुका है. अब मयंक आप ये तीसरे नंबर पर है. अशोक नाम नोट करते जाना यार. पहले एक दिन 2 बच्चों को मिला था और आज मयंक का. ठीक है. तो आप लोग के क्लास में आप लोग का सीआर कौन है? हेलो, क्या सर? आप लोग का क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है? परवीन मुंशी इज फर्स्ट ईयर अवेलेबल. में था वो. हाँ सर. अच्छा, फर्स्ट ईयर में था वो. सही बात है. तो कोई बात नहीं. अशोक, आप एक काम करो, आप अभी तीनों बच्चों का नाम नोट करके रखो. जिस दिन आप लोग क्लास में आएंगे, जिस दिन भी आना होगा, उस दिन हम बिल्कुल वो आपको प्रेजेंट करेंगे. ठीक है? हाँ सर, ठीक है. अब बिल्कुल सही कहा मयंक आपने कि whenever we feel that this particular rock fragment cannot change into the fine size of material, fine grain size of material, or we cannot convert into the fragments, that is the first condition. And because of the presence of the skeletal means bone means calcium means non-plastic, है ना? क्योंकि बोन्स में अगर कैल्शियम होता है तो कैल्शियम केमिकल है और केमिकल से केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में हम जानते हैं नॉन प्लास्टिक रॉक को. तो देख लीजिए एक छोटी सी पैराग्राफ यहां से लेके यहां तक कितना ज्यादा क्वेश्चन बनाता है. Someone can ask to us what is the non-plastic rock, जो आपने बताया मैंने कभी. Someone can ask to you what is the non-plastic rock. Next one is chemical sedimentary rocks. Answer will be. Someone can ask to you if chemical sedimentary rocks is applied as a non-plastic rock, then this denotes what? तो वो बायोलॉजिकल भी आ जाएगा एक्टिविटी, क्योंकि स्केलेटल है. तो कभी भी कुछ भी चीज पढ़ते हैं ना, उसको 3 डायमेंशनल से पढ़ो, 3 डायमेंशनल व्यू से पढ़ो. तो कहीं पर से भी आपका ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन को देखते ही भ्रम में पड़ जाएंगे. ऐसा कभी नहीं होगा. इसलिए कभी भी उसको कई प्रकार के क्वेश्चन बना के पढ़ना चाहिए. आगे केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स. इन नॉन प्लास्टिक रॉक्स में जो पहला इसका सेक्शन आता है वो केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स आता है. केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, इट मींस दिस मटेरियल इंक्लूड्स द sediments formed by precipitation directly from water. ये प्रेसिपिटेशन वाटर से कहां आ गया भाई? यही जो स्केलेटल मटेरियल कहीं पर भी रहते हैं, पानी जब गिरता है तो उसके साथ उसको भिगा करके उसको तोड़ते हुए सालों साल गर्मी और पानी पड़ने के कारण वो धीरे धीरे टूटता चला जाता है और एक जगह जाके जमा होता है और जमा होते होते कई सालों तक वो जमा होते रहता है. बाद में उसमें फिर से पानी और हवाओं का प्रभाव पड़ता है और वो केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाए. इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली. ठीक है? एक्युमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना. कोई भी किसी भी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग ना पता चले ना यार, तो बिल्कुल मुझे बता देना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को मैं आपको नोट्स दे रहा हूं ना, उस नोट्स में देखना नीचे लिखा हुआ है क्या लिखा, वोकैबुलरी, स्पेस ऑफ वोकैबुलरी. मैं इसलिए लिखा हूं कि वो जगह नीचे रहेगी, तो आप टफ वर्ड्स को वहां पर लिखेंगे अपने हाथ से हार्ड कॉपी में,
और उसका मीनिंग भी लिख लेंगे, तो ये जब मेहनत करेंगे ना आप, तो वो परमानेंट स्टोरेज में चला जाएगा मेमोरी के आपके। और जो चीज मेमोरी के परमानेंट स्टोरेज में चला जाता है वो फिर एडवांटेज भी देता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक डिपॉजिट। पहला क्या देखा था, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स में, ये नॉन प्लास्टिक में केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स देखे थे, और सेकंड है ऑर्गेनिक डिपॉजिट रॉक्स। ये है बायो एक्यूमुलेशन, यानी जीव जंतुओं के इकट्ठा होने के कारण की वजह से इज द बिल्डिंग रिमेन्स। वो बिल्डअप क्या करता है, ऑर्गेनिक रिमेन्स को इकट्ठा करता है, क्योंकि वो जहां कहीं पर भी होते हैं तो मर भी जाते हैं, और जब मरते चले जाते हैं तो इकट्ठा होते होते क्या हो जाता है, वो एक डिपोजिशन के रूप में तैयार करता है अपने आप को, जिसको हम कहते हैं कोरल रीफ, पेट बॉक्स, ये नाम है कोरल रीफ। कोरल रीफ आप जानते हैं, आपको मैं बताऊंगा, कोरल रीफ ना आप लोग जानते हैं, जिन लोग तालाब में रहते हैं और जिन लोग तालाब में नहाए हैं वो जानते होंगे, एक प्रकार का एक छोटा छोटा घोंघा, जानते हो घोंघा, जिसको घोंगी कहते हैं, उसका कवर जो होता है ऐसे लगता है प्लास्टिक का कवर है, जैसे लगता है बरसात जब पानी गिरता है तभी ना, बरसात के पानी के साथ वो सामने आता है, या फिर तालाब में मिलता है। इसका एग्जाम्पल देकर के हम समझाने की कोशिश करें कोरल रीफ की आपको, और थोड़ा सा मैं देखता हूँ कोरल रीफ। ये देखिए कोरल रीफ आपको दिखेगा यहाँ पर, ये कोरल रीफ किसको कहेंगे मालूम, ये यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में स्क्रीन के अपने, ये कोरल रीफ है, ये कोरल रीफ है। एक ऐसी मतलब जंतु होते हैं जिनमें ब्लड नहीं पाया जाता, लेकिन ये पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है इसका कवर, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है इसका कवर। इसमें इसको पहचान कैसे होती मालूम, ये मरा हुआ जंतु अगर मिल जाए, तो तालाब में मिलता है, ये मिल जाए तो इसके कवर के ऊपर अगर आप डाइल्यूट HNO3 डालेंगे ना, तो बबल्स छोड़ेगा, पूरी तरह से झाग ही झाग दिखेगा पूरा, तो ये पता चलेगा आपको कि यस दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल। और भी दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर भी है, ये डेवलप, ये वाला सेक्शन कोरल रीफ, ये कोरल रीफ लग रहा है कि पेड़ पौधे जैसे दिखते हैं, लेकिन ये है सॉलिड मटेरियल, इसको कोरल रीफ कहते हैं। ओके, नाउ वी विल अप्रोच टुवर्ड्स टॉपिक। ठीक, हाँ, तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स आपने देखा, इसको प्लेंटोनिक जोन ओज कहते हैं। प्लेंटोनिक ओज कहने का मतलब होता है अंडे के आकार का, है ना। और ये कैल्शियम और टाल्क होते हैं जो चाक जैसे दिखाई देते हैं अगर आप इसको पत्थर के ऊपर रगड़ो तो। ये स्केलेटन रिमेन्स है, और कैलकेरियस रीफ ऑर्गेनिज्म बताया था मैंने कि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, जिसको हम कैलकेरियस कहते हैं। तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स का जो सबसे बड़ा रोल है वो क्या होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैलकेरियस, और सिलिशियस यानी कि सिलिकेट, ये दोनों चीज को मिला करके ये ऑर्गेनिक डिपॉजिट बनते हैं। और ये आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पर खत्म होता है।
इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे फिर से पूछें, क्योंकि आज सेडिमेंट्री रॉक्स भी खत्म हो गया, इग्नियस रॉक्स पहले खत्म हुआ था, अब लास्ट पार्ट बचा है इसका, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। So classification of sedimentary rocks may be asked in your examination point of view for 5 marks. और इसी का इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन का, अगर देखा जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स का इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियर के वास्ते। स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर एक स्लाइड है जो ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं उसको आज फिर से सुधार करके फिर से अपलोड करूंगा, ताकि ना टेक्स्ट मटेरियल प्रॉपर यू शुड लुक ऑन दैट पर्टिकुलरली पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या बात है यार, क्या बात है, कसम से मजा आ गया। हाँ, आप लोग की जीके भी अच्छा है, अच्छी बात है। जिन लोग चाहते हैं आगे चल करके सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में जाएं, उनके लिए जीके और जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक और रीजनिंग इतना ज़रूरी है कि जैसे हम खाना को ज़रूरी समझते हैं, उसी तरह से वो चीज़ भी ज़रूरी है उतना, कि हम एक सिविल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और सिलेक्शन सर हो सके। एक क्वेश्चन था जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन था जी। हाँ बोलिए बोलिए। समुद्र के अंदर डीप में जैसे पेड़ पौधे घास वगैरह होता है ना सर, क्या तो क्या क्या एक बार फिर से दोहराएंगे, आवाज कट कट के आ रही है। सर ये अपना जो समुंदर है ना, हाँ, उसके अंदर जो अपने पेड़ पौधे होता है सर, तो पेड़ पौधे होते हैं, हाँ पेड़ पौधे होते हैं। तो वे कैसे मतलब लिविंग कैसे करते हैं? मतलब ऑक्सीजन की तो काफी कमी होती है ना नीचे काफी डीप में, तो वे हाँ कैसे हाँ, कैसे होते हैं? एक चीज बता रहा हूँ मैं, एक चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी आपको मैं जो डायग्राम दिखा रहा था फिर से वहां ले चलता हूँ, तभी समझ में आएगा आपको, है ना। ये देखिए, ये समुद्र का सतह नहीं है, ख्याल रखिएगा, आपने समुद्र का क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो समुद्र के सतह में क्या होता है, ये है समुद्र का सतह, ठीक है। ये समुद्र का सतह है, और इस सतह पर हम जो धरती पर पाया जाता है पौधे, वैसा पौधा नहीं मिलता है ना। वो बायो प्लांट होता है, एक ऐसे प्लांट होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन मटेरियल की जरूरत पड़ती है। यानी कि डिपोजिशन मटेरियल का एक लेयर अगर यहाँ पर जम गया, जो कि पूरा पानी के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल के जो शेल हैं, वो न तो इसके बेसमेंट में जा पाते हैं डेंसिटी के कारण, और ना ही ऊपर की तरफ आ पाते हैं, तो बीच में तैरते रहता है। वहां पर क्या होता है, समय बढ़ते जाता है तो उसमें बहुत सारे डिपोजिशन आके जमा होते जाते हैं। यानी कि अब वो सरफेस ले लिया, जो हड्डी थी उसकी एनिमल्स की, और जो उसका कवर था, वो एक प्रकार से अब बेस बन गया, और उस बेस पर बहुत सारे सेडिमेंट आके जमा होते रहते हैं। वो जमा होते रहते हैं तो उसके अनुकूल वहां पर प्लांट उगाता है। उस प्लांट को हम धरती पर नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए वो एनवायरमेंट धरती पर नहीं मिल पाती जो समुद्र के अंदर मिलती है। अगर हम कहें कि वहां पर जाकर के हमको लकड़ी वाला कोई पौधा मिल जाए तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। धरती पर कोई ऐसा पौधा है यार धरती पर कोई ऐसा पौधा है जिसपे लकड़ी नहीं पाया जाता? सर केले का पेड़। केले का हाँ? पेड़ सर, केले का पेड़। केले का पेड़ सर। क्या बात है यार, क्या बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, और पपीते के पेड़ के बारे में क्या सोचते हैं आप? उसमें तो होती है ना बांस के टाइप की, मतलब खोखला सही, होता है थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक, बिल्कुल सही है, सही है, हाँ हाँ, सही है।
अच्छी है नॉलेज आप लोग की, खुशी होती है यार जब ऐसे रिफ्लेक्शन मिलता है ना, हमें भी खुशी होती है। और मैं आप सभी से बार बार ये चीज को कह रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स को अपनी फ्यूचर प्लानिंग बना करके उसको करके आगे बढ़ना है, और लगता है कि मैं पूरे क्लास के सामने ना कहूँ तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे फोन में बात कर सकते हैं 5 बजे के बाद, क्योंकि मैं यहाँ से 5 बजे घर पहुँचता हूँ, तो 5 बजे के बाद मुझसे बात कर सकते हैं आप 8 बजे तक। तो कभी भी अपनी प्लानिंग को अ, ऐसे रखने दीजिए कि उसको आप अचीव करके रखें। ऐसा ना हो अरे यार सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर तक तो हम सर आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। Sir, you are not audible. Left away. हेलो। यस सर। अरे यार मैं तो बाहर हो गया था, किसी ने कुछ बताया भी नहीं यार, फोन कर देना यार, ऐसी अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो। मयंक, यस सर। कभी भी ऐसा जैसे अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मालूम, और मैं कुछ बोले जा रहा था आप लोग से। सर अपने आप लीव हो गए सर थे। मैसेज किया था। अच्छा मैसेज किए तो मेरे को कहाँ से दिखेगा यार, मैं तो क्या होता है जब स्क्रीन शेयर पे रहता है ना, तो उस समय ये नहीं पता चल पाता एक्चुअली में कि मैं आप लोग कनेक्शन पर हैं कि नहीं। मैंने अभी देखा अरे मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, पता ही नहीं चल पाया मेरे को। कोई बात नहीं, मैं ये सर समझा रहा हमने था। कहा था सर। क्या? सर हम हेलो हेलो बोल रहे थे पर हमारी अच्छा आवाज इधर, आप तक नहीं जा रही हाँ थी। नहीं पहुंच रहे। ठीक है यस, ठीक है ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जब कभी भी मेरी जरूरत हो, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपको किसी प्रिपरेशन करना है उसके रिगार्डिंग, आपको सब्जेक्ट में कहीं दिक्कत आ रहा है उसके रिगार्डिंग, तो यार फ्रिक्वेंटली आस्क टू मी 24/7 आई एम अवेलेबल विद यू। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर अभी पता नहीं लंच कर रहे होंगे। मेरे को लंच नहीं यार, लोग मैं ना जीने के लिए खाता हूँ, ये आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ सभी को। तो कभी भी हो, कैसे भी हो, आप लोग को आपके मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और उस पे अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, हमसे बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। राइट?
तो इस चीज़ को लेकर के मैं आप अटेंडेंस ले लेता हूँ, ताकि आज 59 स्टूडेंट्स हैं। कोई भी बच्चा क्लियर कट, अभी से फिर से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा अभी मेरे डिस्कनेक्ट होने के बाद चला गया था, वो मुझे मैसेज कर दें कि सर मैं आया था और डिस्कनेक्ट होने के बाद चला गया था, मैं इस मैसेज के साथ उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है? Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक Thank you, यू sir. सो मच। थैंक यू सर।